हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज हम हमारे जो जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम अपना उनके लिए अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और जीएसटी, उनके लिए। तो एक ही लेक्चर के अंदर आपका इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कवर होने वाले हैं। तो आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किन बच्चों को देखनी है? जिन्होंने जनवरी 26 का अटेम्प्ट लगाया है उनको ये देखनी है। जनवरी 26 में जिनको पेपर देने हैं उनको ये देखनी है। इसके अलावा जो अपना पुराने, अगर हम बात करें, क्या उनको पुरानी अमेंडमेंट्स भी देखनी है? आपको जनवरी 26 की अमेंडमेंट तो देखनी है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके अलावा आपको सितंबर वाली जो अमेंडमेंट्स थी वो भी देखनी है। सितंबर में इनकम टैक्स की कोई अमेंडमेंट नहीं थी, सिर्फ जीएसटी की अमेंडमेंट थी, वो आपको क्लास देखनी है। और इसके अलावा जो ये वाली क्लास है जिसमें मैं जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो भी देखनी है। तो आइए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 25-26 होने वाला है और प्रीवियस ईयर 24-25 होने वाला है। यही मैंने आपको करवाया है, तो उसको ईयर को लेकर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें हमारा जो अगला चैप्टर आता है, तो पहला चैप्टर जो हमारा आता है जिसमें अमेंडमेंट है, पहले मैं आपको इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स कराऊंगा। और इनकम टैक्स में हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल गेन। तो पहले मैं आपको कैपिटल गेन की अमेंडमेंट कराऊंगा और फिर मैं आपको जो आपका जीएसटी आएगा उसकी अमेंडमेंट कराऊंगा। कैपिटल गेन में एक छोटी सी अमेंडमेंट है और वो ये है बेटा कि अपने पास एक सेक्शन है 54EC, एक सेक्शन आता है 54EC। और इस सेक्शन के अंदर हमारे को क्या करना होता है, ये जब भी अपन कोई एसेट बेचते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं, और उसके बाद अगर आप 6 महीनों के अंदर बॉन्ड्स खरीद लेते हो, कौन कौन सी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जो उसमें 50 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है। जो भी आपका ग्रोस एलटीसीजी आता है उसमें से आप वो एग्जम्पशन माइनस कर सकते हो। मैंने आपको करवाया हुआ है कि जो भी आपका ग्रोस एलटीसीजी आएगा, तो जो भी आपका, जब आप कैपिटल गेन में आप कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी आपका ग्रोस एलटीसीजी आता है आप कैपिटल गेन निकालते हैं, जिसमें आप एफईओसी लिखते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं आपका जो कंसिडरेशन, जो आपका एक्सपेंस के होते हैं, ट्रांसफर के एक्सपेंस होते हैं, वो माइनस करते हैं, नेट कंसिडरेशन आता है। फिर उसमें से आप माइनस करते हैं आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आता है, वो माइनस करते हैं, तो आपका कैपिटल गेन आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अपन माइनस कर सकते हैं एग्जम्पशन। तो उसमें से एक एग्जम्पशन होती है जो आपका सेक्शन है 54EC, उसकी एग्जम्पशन होती है जिसके अंदर दो में से लोअर होता है। एक होता है आपका 50 लाख रुपए, दूसरा आपका होता है एलटीसीजी जितना आया वो, और तीसरा होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने की है बॉन्ड्स वगैरह में, वो 6 महीने में करनी होती है। इनमें से आपको लोअर जो है आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिल जाती है, और यहाँ आपका एलटीसीजी आ गया था, ये माइनस कर दोगे और रिमेनिंग आपका नेट एलटीसीजी आपको टैक्सेबल हो जाता है और वो जीटीए में काउंट होता है। तो ये वाली बात थी। अब यहाँ अपन कौन कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, तो अपन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वो 3-4 टाइप के बॉन्ड बताए थे मैंने, पीएफसी, आरईसी और कुछ और बॉन्ड्स थे। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ वो वाले बॉन्ड कौन कौन से थे। तो बॉन्ड्स थे आपके जो गवर्नमेंट ने अपना बता रखे थे, एक एनएचएआई के थे, एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि आरईसीएल के थे, इसके अलावा एक आपके पीएफसी कंपनी के थे, एक आईआरएफसी कंपनी के थे। तो इन 4 कंपनीज के बॉन्ड बता रखे थे। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कंपनी और है जिसके बॉन्ड बताए हैं, जिसका नाम है हुडको। तो हुडको एक कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसके शेयर भी मैंने खरीदे हुए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये लोन देती है, जिनको घर बनाना होता है उनके लोन देती है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, काफ़ी इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हुडको के बॉन्ड खरीदोगे तो भी आपको छूट मिल जाएगी इस अपना सेक्शन के अंदर। हाँ वही बात है, 5 साल के बॉन्ड होते हैं, 5 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। 5 साल से पहले रिडीम करते हो तो जो भी आपको एग्जम्पशन मिलती है वो वापस टैक्सेबल हो जाती है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो अपना वो 4 बॉन्ड्स तो पहले ही थे, एक बॉन्ड और ऐड हो जाएंगे अपना हुडको। बस इसके अलावा बाकी सारे प्रोविजन सेम रहेंगे और कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बस एक कंपनी के बॉन्ड और ऐड हो जाएंगे जिसका नाम है हुडको। आइए ये हो गई हमारी पहली अमेंडमेंट खत्म। अब आते हैं दूसरी अमेंडमेंट पे जो कि है आपकी रिटर्न चैप्टर की। इनकम टैक्स में 2 ही अमेंडमेंट आई हैं, एक आपकी कैपिटल गेन में और एक रिटर्न चैप्टर में। तो आइए रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। इसको पढ़वाऊंगा आपको बाद में, पहले अपन आ जाते हैं जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनवाया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। तो इस पे आते हैं। तो बेटा आपका ना एक प्रोविजन होता था रिटर्न चैप्टर में जो बोलता था कि हमें जो हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे पास आधार नंबर होता है,
तो हमारे को अपना आधार नंबर जो है वो देना पड़ता है। कहां कहां आधार नंबर देना पड़ता है? तो आधार नंबर आपको देना मैंडेटरी है, पैन नंबर अप्लाई करते टाइम तब भी देना है, एप्लीकेशन ऑफ पैन। अगर आप अपना देखो, हमारा जो आधार कार्ड है ना वो 2017 में बना था, तो 2017 से पहले तो आधार कार्ड हुआ ही नहीं करता था। 2017 के बाद जितने भी लोगों ने अपना अप्लाई किया, जो अपना पैन नंबर अप्लाई किया, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसको पैन नंबर की एप्लीकेशन के अंदर आधार नंबर भी देना पड़ेगा। साथ में एक और बात आती है आईटीआर, कि भाई अगर आप अपनी आईटीआर भरोगे तो वहां पर भी आपको आधार नंबर लिखना पड़ेगा। वैसे क्या होता है, अगर आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लिख लेते हो आधार नंबर, तो ऑलरेडी वो अपने आप आईटीआर में आ जाता है। इसके अलावा आपको आधार नंबर और पैन नंबर को लिंक भी कराना पड़ेगा, यानी कि इंटीमेट करना पड़ेगा आधार और पैन को, तो उसको लिंक भी कराना पड़ेगा दोनों को, आधार और पैन को। तो ये आपको काम करना है, और ये काम जो है आपको करना था अपना, ये करना ही है, अभी भी करना है। लेकिन फिर एक पॉइंट था उसके अंदर कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप फटाफट जाकर आधार नंबर अप्लाई करो, और उसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, आधार नंबर के लिए जो एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन में एक एनरोलमेंट आईडी लिखी होती है। आप आधार नंबर आपके पास नहीं है तो उस एप्लीकेशन में जो एनरोलमेंट आईडी है वो आप दे सकते हो। कहां कहां दे सकते हो? वही 3 जगह जहां आधार नंबर देना है। पहली जगह अपना जो पैन नंबर है उसकी एप्लीकेशन में, दूसरी जगह आपका जो आईटीआर है उसमें, और तीसरी जगह कि जहां पर आपने आधार और पैन को लिंक कराना है वहां पर। तो आपको जो अपना ये आधार नंबर देना है, तो आप अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप फटाफट से आधार नंबर अप्लाई करो, और आधार नंबर की एप्लीकेशन में जो एनरोलमेंट आईडी आती है वो आप अपना दे सकते हो। तो आधार नंबर की एप्लीकेशन में जो एनरोलमेंट आईडी आती है वो आप दे सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये अपना जो 1 अक्टूबर 2024 एक डेट निकाली, आपके सिलेबस की डेट है, 24-25 की डेट है, तो एक डेट निकाली जिसका नाम है 1 अक्टूबर 24। तो 1 अक्टूबर 24 की एक डेट निकाली गई, और गवर्नमेंट ने बोला कि 1 अक्टूबर 24 के बाद, 1 अक्टूबर 24 के बाद आप जो है वो, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको आधार नंबर अप्लाई करना है, और आधार नंबर जब आ जाएगा तो आधार नंबर ही देना है। आप आधार नंबर की जो एप्लीकेशन की एनरोलमेंट आईडी है वो नहीं दे सकते। इस डेट से पहले अपन क्या कर सकते थे, इस डेट से पहले अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी भी दे सकते थे। कहां पर? उन्हीं 3 जगह, पैन नंबर की एप्लीकेशन के लिए, दूसरा आईटीआर के अंदर, और वो अपना जहां पर लिंक कराने वाला अपना लिंक है, पैन और आधार को लिंक कराने वाली डेट है, वहां पर भी आप दे सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको 1/10/24 के बाद आप ये एनरोलमेंट आईडी नहीं दे पाओगे। जब आपका आधार नंबर आ जाएगा तो आप आधार नंबर ही देना, आप एनरोलमेंट आईडी नहीं दे पाओगे। तो यहां मैंने लिख रखा है ऑप्शन डिसकंटिन्यूड। तो इस डेट के बाद जो भी मैंने यहां पर एक कलर मार्क किया है, जो मैंने आपको यहां पर कलर मार्क किया है, अपना मैजेंटा कलर से मार्क किया है, ये इन डेट्स में क्या होगा, मतलब ऑनवर्ड्स, 1/10/24 के ऑनवर्ड्स आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। यहां तक क्या होगा कि भाई आप अपना जो एनरोलमेंट आईडी है वो नहीं दे पाओगे, आप एनरोलमेंट आईडी आगे नहीं दे पाओगे, आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अब अगली बात आती है, तो जो भी आपकी डेट है आधार, हाँ, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा अब जो भी डेट, अब क्या होता है, दूसरी बात आती है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपना पहले अप्लाई कर चुके, यानी कि इस डेट से पहले जो अप्लाई कर चुके अपना पैन नंबर के लिए, और अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस डेट से पहले 31/12/25 से पहले एक डेट निकाल दी। इस डेट से पहले आपको आधार नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये वाली बात होगी। तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन, जो ये अमेंडमेंट आई है छोटी सी। देखो क्या लिख रखा है कि हर पर्सन को अपना आधार नंबर 3 जगह देना होता है। एक तो उसको आधार नंबर देना होता है अपनी पैन की एप्लीकेशन के अंदर, दूसरा आधार नंबर देना होता है अपनी रिटर्न के अंदर, और तीसरा जो है क्या कहते हैं, आधार नंबर देना होता है इस अथॉरिटी को भी। देखो आगे लिखा मिलेगा कि भाई अथॉरिटी को भी देना होता है। देखो लिख रखा है कि भाई अपना जिसको भी पैन नंबर मिला हुआ है, अलॉट हुआ है, जिसको पैन नंबर अलॉट हुआ है, एनरोलमेंट आईडी के बेस पे
जिसको भी पैन नंबर मिला हुआ है एनरोलमेंट आईडी के पेज पे, क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी दे सकते हो। तो अगर आपको एनरोलमेंट आईडी के बेस पे पैन नंबर मिला हुआ है तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। अब आपका आधार आ चुका होगा, आपको आधार देना पड़ेगा। और वो आधार जो है वो अपना कब तक देना पड़ेगा, उसकी डेट आ गई 31 दिसंबर 25 से पहले पहले आपको देना पड़ेगा वो आधार नंबर। तो मतलब ये है कि भाई अपने को 3 जगह जो है वो आधार नंबर देना होता है। एक तो अपने को आधार नंबर देना होता है पैन की एप्लीकेशन के टाइम पे, दूसरा आपको देना होता है आईटीआर जो रिटर्न होती है वहां पर देना होता है, तीसरा आपको आधार नंबर देना होता है कि भाई जो भी हमारा इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड करना होता है और लिंक करने के लिए। तो ये 3 जगह देना होता है। अगर आपने पहले जो है वो आधार नंबर अपना नहीं दिया है और एनरोलमेंट आईडी दी हुई है तो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले एनरोलमेंट अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। पहली एक तो ये बात। दूसरी बात कि अगर अब आप 1 अक्टूबर के बाद अपना एनरोलमेंट आईडी देना चाहते हो तो उसका ऑप्शन हट चुका है। आप 1 अक्टूबर के बाद तो एनरोलमेंट आईडी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, वो नहीं दे सकते आप। तो 2 अमेंडमेंट्स हैं बेटा, 2 अमेंडमेंट्स हैं। कौन कौन सी 2 अमेंडमेंट्स हैं, आइए मैं आपको बताता हूं 2 अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं। तो ये अपना इस डायग्राम से दोनों अमेंडमेंट मैंने बताई हुई हैं। पहली बात, आधार नंबर 3 जगह देना है आईटीआर में, और इसके अलावा जो हमारा अपना पैन नंबर अप्लाई करते हैं वहां पर, और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी को 3 जगह देना है। अगर आपने पहले आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी दे दी है, आपने 1 अक्टूबर से पहले आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी दे दी है, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद तो आप एनरोलमेंट आईडी दे ही नहीं पाओगे। 1 अक्टूबर से पहले अगर आपने आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी दे दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आधार नंबर इस डेट से पहले पहले आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। एक तो ये अमेंडमेंट है। दूसरा, 1 अक्टूबर 24 के बाद एनरोलमेंट आईडी आप दे ही नहीं पाओगे, वो वाला ऑप्शन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आइए इसका मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, आइए वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो क्या लिख रखे, एनएम के पास ना पैन नंबर है और 15/6/23 को आ गया था, ठीक है, और उस टाइम पे ना मेरे पास आधार नंबर नहीं था, तो मैंने एनरोलमेंट आईडी यूज करके ही पैन नंबर अप्लाई किया था। तो आपको पता ही है कि अगर आपने ऐसा किया था तो अब मेरे को 31 दिसंबर 25 से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 25 से पहले पहले मेरे को आधार नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है बिट्टू। बिट्टू के पास ना अब पैन अप्लाई कर रहा है वो 5/11/24 को, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद पैन अप्लाई कर रहा है। क्या वो एनरोलमेंट आईडी दे सकता है? नहीं। अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो एनरोलमेंट आईडी डिसकंटिन्यू कर दिया जा चुका है, अब नहीं दे सकता। अब उसको आधार नंबर ही देना पड़ेगा। जब आधार नंबर आ जाएगा तो उसको आधार नंबर देना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट खत्म होती है और अब आते हैं अपना जीएसटी की अमेंडमेंट्स पे। जो आपको स्लैब रेट है इनकम टैक्स के वो आपको करवाए हुए हैं, तो वो स्लैब रेट जो मई में अप्लाई हुए थे वही अप्लाई होते हैं सितंबर में, वही अप्लाई होते हैं जनवरी के अंदर। तो अगर कोई सितंबर का स्टूडेंट है जो क्लियर नहीं कर पाया, वो ये देख रहा है अमेंडमेंट, तो वो भी स्लैब रेट उनके सेम रहेंगे इनकम टैक्स में जो अपना आपने सितंबर में सीखे थे, या मई में किसी ने पढ़ा था तो वो स्लैब रेट भी सेम रहेंगे और वो जनवरी में पेपर दे रहा है तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि मई 25 वाला बच्चा भी जनवरी 26 में पेपर दे सकता है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। इनकम टैक्स की सिर्फ ये 2 अमेंडमेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीएसटी की, तो अगर आपने जीएसटी पढ़ा था मेरे से मई में, या आपने जीएसटी पढ़ा था मेरे से सितंबर में, या आपने जीएसटी पढ़ा था जनवरी में भी, तो जब हमने जीएसटी पढ़ा था हमने बहुत पहले जीएसटी खत्म कर लिया था, जून से ही पहले। तो इसीलिए आपको एक तो सितंबर वाली अमेंडमेंट देखनी है और उसके अलावा जो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, जो अभी आपको करवाऊंगा, ये भी आपको देखनी है। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते हैं भाई अपना जीएसटी के अमेंडमेंट्स की। तो जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स हैं, आइए चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारी जो अमेंडमेंट आई है शेड्यूल 3, जो आपका चैप्टर नंबर 2 में होता है। तो चैप्टर नंबर 2 की अमेंडमेंट है शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 जानते हैं बेटा क्या होता है? जो आपका सेक्शन आता है, सेक्शन आपका आता है 7 का जो 2 सेक्शन होता है, नेगेटिव लिस्ट, वो बोलता है कि भाई ना तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स बनोगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस बनोगे। तो ये वो वाला सेक्शन है, ना तो आप बनोगे सप्लाई ऑफ गुड्स ना बनोगे सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि सप्लाई ही नहीं बनोगे, सप्लाई नहीं बनोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा।
तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, पहले आता था आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन था, एमपी एमएलए की सर्विसेज थी और लैंड एंड बिल्डिंग की सेल थी। इसके अलावा भी कुछ और चीजें जैसे लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर बाकी एक्शनेबल क्लेम्स आते थे। तो इसमें 5-6 चीजें आती थी, 6 चीजें आती थी एग्जैक्टली। उसके बाद अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 चीजें और इंसर्ट की हैं, और 2 चीजें और इंसर्ट की हैं। ये पैराग्राफ नंबर आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें और इंसर्ट की हैं। क्या 2 चीजें इंसर्ट की हैं, इसको अपन समझते हैं। इसको अपन समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि ये 2 चीजें क्या इंसर्ट की हैं। बेटा देखिए, ये मैं हूं और मैंने जो है क्या कहते हैं अपना थार गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, और आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मैंने इंश्योरेंस कंपनी को देखो आप प्रीमियम पे किया। तो ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी समझ लो आप, तो जो आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी है मैंने इससे इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो मैंने जो है क्या कहते हैं अपना इससे इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मैंने इसको प्रीमियम पे किया। इसने मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, मैंने इसको प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपए का। मान लो अपना जितने की भी गाड़ी है 18 लाख की, 20 लाख की, तो उसके ऊपर 1 लाख का प्रीमियम बनता है। तो मैंने इनको प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपए का। और अब ये क्या करेगा भाई, क्योंकि मैंने इसको प्रीमियम पे किया तो ये बन गया सप्लायर, मैं बन गया रेसिपिएंट, और ये सप्लायर है तो ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा देगा। तो 18,000 रुपए जीएसटी बनता है, 18% के हिसाब से ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा आईसीआईसीआई बैंक, ये हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, इसने क्या करते हैं, क्या हुआ कि भाई ये जो इंश्योरेंस इसने कराया है ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इतनी बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस ये कर नहीं सकता था, ये अकेला जो है इतनी बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस कर नहीं सकता था। इसने और भी बहुत सारी पॉलिसीज बेच रखी होंगी, तो इसको लगा कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और वैसे आपको छोटी अमाउंट लग रही होगी। मैं इसको अगर प्रीमियम को यहाँ 1 करोड़ कर देता या 2 करोड़ कर देता तो आपको बड़ी अमाउंट लग जाती। तो ये बस एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कर रहे होते हैं तो कंपनीज को लगता है कि यार बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां मिलकर इंश्योरेंस कर लेती हैं, जिसको को इंश्योरेंस बोलते हैं। तो आईसीआईसीआई जो इंश्योरेंस है वो कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा रिस्क अकेला नहीं ले सकता, तो मेरे को किसी की हेल्प चाहिए। तो साथ में वो किसके साथ मिल जाता है, एचडीएफसी के साथ मिल जाता है, और एचडीएफसी जो कंपनी है इंश्योरेंस की, तो उसके साथ मिल जाता है, और दोनों मिलकर जो है वो इंश्योरेंस करते हैं। तो यहाँ पर मेरा इंश्योरेंस करना था मेरी गाड़ी का, और बहुत बड़ी अमाउंट थी तो वो कर नहीं पा रहे थे एक बंदा। तो आईसीआईसीआई कहता मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो उसने साथ में मिलकर टीम बनाई आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी के साथ, और उन्होंने मिलकर जो है इंश्योरेंस किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, को इंश्योरेंस। तो इसको जो है क्या कहते हैं, बोलते हैं को इंश्योरेंस। इस प्रोसेस को बोलते हैं को इंश्योरेंस। यहाँ पर ये दोनों ही मेरे को सर्विस दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी मेरे को सर्विस दे रहा है, और यहां पर एचडीएफसी जो है वो भी मेरे को सर्विस दे रहा है। ये दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर मेरे को सर्विस दे रहे हैं, इसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। ये दोनों ही क्या दे रहे हैं भाई, ये दोनों ही दे रहे हैं को इंश्योरेंस। लेकिन अब क्या होता है यार कि देखो, मैं जब इंश्योरेंस कराऊंगा तो मैं क्या अपना मैं किससे मिलूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किसके पास जाकर चक्कर मारूंगा, मैं किससे बात करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट किसको दूंगा, कौन मेरे से डील करेगा, मैं पैसा किसको दूंगा, मैं इन दोनों को तो जानता ही नहीं भाई। तो इसमें क्या होता है बेटा, दोनों में से एक बंदा बनता है लीड इंश्योरेंस। तो इसमें हमारे एग्जांपल में जो आईसीआईसीआई है वो लीड इंश्योरेंस है, और जो एचडीएफसी है वो को इंश्योरर है। मतलब ये मेन है लीड इंश्योरर, और ये क्या कहते हैं, मेरे से डील करेगा, मेरे से सारा काम करेगा, मेरे से पैसे लेगा, और ये जो होगा ये सिर्फ क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक की हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं को इंश्योरर। तो बेटा अच्छा, लीड इंश्योरर की एक और खासियत होती है। लीड इंश्योरर जो है वो क्या करता है, क्लेम वगैरह सेटल करता है, मैनेज करता है, सब मैनेज भी करता है। और लेकिन इसकी एक और खासियत होती है, वो ये है कि ये ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिस्क बियर करता है। जैसे मान लो 60% रिस्क ये बियर कर रहा है, 40% रिस्क ये बियर कर रहा है, तो ये जो हो गया वो को इंश्योरर हो गया, ये हो गया आपका लीड इंश्योरर। तो लीड इंश्योरेंस की इंश्योरर की ना 2 खासियत है। एक खासियत तो ये है कि वो ज्यादा रिस्क बियर करता है, और दूसरी खासियत ये है कि लीड इंश्योरर जो है वो क्या करता है, डील करता है, क्लाइंट के साथ डील करता है। अब एक और बात आती है बेटा कि मान लो कल को कुछ मेरी गाड़ी को हो जाता है, तो मैं तो क्लेम किससे मांगूंगा, मैं क्लेम मांगूंगा इससे, ठीक है। और मान लो 20 लाख का क्लेम देना पड़ता है, ये मेरे को 20 लाख का क्लेम देता है,
तो 20 लाख में से ये अपना रिकवर कर लेगा कुछ क्लेम इस कंपनी से, को इंश्योरर से। तो लीड इंश्योरर क्या करेगा, मेरे को क्लेम देगा और अपना जो है क्या कहते हैं क्लेम रिकवर कर लेगा, अपना को इंश्योरर से रिकवर कर लेगा वो क्लेम। तो ये होता है बेटा लीड इंश्योरर, और ये होता है बेटा आपका को इंश्योरर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि लीड इंश्योरर ने अपना 40% रिस्क आगे दे दिया। तो लीड इंश्योरर जो है, जैसे मैंने आपको बोला ज्यादा रिस्क लेता है, तो उसने सारा प्रीमियम 1 लाख का प्रीमियम मेरे से लिया। मैं तो जानता ही नहीं को इंश्योरर को, मैं जानता नहीं, और इसने अपना 40% रिस्क जो है वो आगे दे दिया अपना को इंश्योरर को। अब इसमें क्या हुआ बेटा, अब इसमें ये हुआ कि जो अपना ये है लीड इंश्योरर है, लीड इंश्योरर है, इसने मेरे से ना 1 लाख रुपए ले लिए लीड इंश्योरर ने। अब 1 लाख के ऊपर जो भी जीएसटी बनता है वो ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा, 18,000 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब बात आती है कि ये जो को इंश्योरर है, क्या ये बिना प्रीमियम रिसीव करे क्लेम देगा? क्या ये बिना प्रीमियम रिसीव करे रिस्क लेगा? नहीं बेटा, 40% रिस्क लिया है तो थोड़ा प्रीमियम भी शेयर करना पड़ेगा, वो तो इनके बीच में डिसाइड होगा कितना होगा। मैंने एग्जांपल के लिए सिंपल कर दिया, 40,000 कर दिया भाई, 1 लाख था 100% रिस्क के लिए, और 40,000 रुपए कर दिया 40% रिस्क के लिए, वो तो आपस में बीच में डिसाइड होगा। तो इन्होंने क्या किया, 40,000 रुपए का प्रीमियम भी दे दिया, रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया लीड इंश्योरर ने, और अपना जो है प्रीमियम भी ट्रांसफर कर दिया। तो लीड इंश्योरर ने क्या किया, रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया को इंश्योरर को, और साथ में अपना प्रीमियम भी ट्रांसफर कर दिया को इंश्योरर को। अब बात आती है बेटा कि जो ये जो 40,000 रुपए है, इसके अंदर ये जो कंसिडरेशन दिया है 40,000 रुपए, इसमें सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? तो बेटा जो 1 लाख वाला प्रीमियम था ना, उसके लिए तो सप्लायर आईसीआईसीआई था और मैं जो था वो रेसिपिएंट था, क्योंकि मैंने, याद रखो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो कंसिडरेशन देता है वो रेसिपिएंट होता है। तो इसने कंसिडरेशन दिया 1 लाख रुपए, ये सप्लायर हो गया और क्या कहते हैं ये रेसिपिएंट हो गया। लेकिन अब दूसरे केस में क्या है, जो को इंश्योरेंस वाला सिस्टम है उसमें इसने अपना प्रीमियम शेयर किया इसके साथ, कंसिडरेशन दिया, तो मतलब ये हो गया रेसिपिएंट और ये हो जाएगा आपका सप्लायर। तो यहां पर जो दूसरी अपना चीज है जो को इंश्योरेंस है, उसके लिए ये हो जाएगा रेसिपिएंट और ये हो जाएगा सप्लायर। अब बात ये आती है कि ये जो 40,000 रुपए है ना, ये 40,000 रुपए प्रीमियम शेयर किया गया इसके साथ जो अपना कंसिडरेशन है, क्या इस 40,000 के ऊपर भी जीएसटी लगेगा? तो क्या इस 40,000 के ऊपर भी जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है क्लेरिफाई किया, क्लेरिफाई तो क्या, इसको एक नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, यानी कि इसको शेड्यूल नंबर 7(2) के अंदर जो सेक्शन है उसमें जो शेड्यूल नंबर 3 है उसमें डाल दिया। यानी कि गवर्नमेंट कहना चाहती है कि हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर जीएसटी लग चुका है, अब दोबारा जो है क्या कहते हैं 40,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहते। लग भी जाता तो कोई खास बात नहीं होती, वो अपना इस रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाता, कोई खास बात नहीं होती। बट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी का बर्डन हट जाए। बल्कि मैं तो चाहूंगा आप जनवरी में पास हो जाओ, क्योंकि मई में और भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं। मई में इनकम टैक्स में भी बहुत अमेंडमेंट्स आएंगी, क्योंकि स्लैब रेट वगैरह चेंज हो जाएगा, और मई में जीएसटी में भी काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पर भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी और बहुत सारी एग्जाम्पशन लाई गई हैं। गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को रिवाइव करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में काफी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले लोग बहुत कम है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले। पूरे वर्ल्ड में अगर अपना 40% लोग इंश्योरेंस लेते होंगे तो हमारे यहाँ पर 10% लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा बिके, तो गवर्नमेंट जीएसटी हटा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, को इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा दिया कि भाई अगर इस इंश्योरेंस पे जीएसटी लग चुका होगा तो फिर को इंश्योरेंस में जो प्रीमियम शेयर किया जाएगा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आइए देखो क्या लिख रखा है, अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके ऊपर सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। आइए मैं एक्ट की लैंग्वेज ही पढ़ा देता हूं आपको। तो देखो क्या लिख रखा है, यही लिख रखा है कि अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर। देखो क्या लिख रखा है, अपॉर्शनमेंट, रटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है, 6 चीजें आती हैं वो लिखो। 6 तो वो लिखनी है और 2 नई ऐड की हैं वो लिखनी है, टोटल अब 8 लिखनी है। पहले अपन 6 याद करते थे, अब अपने को 8 याद करनी पड़ेगी। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर। हमारे एग्जाम्पल में जो लीड इंश्योरर था वो था आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई ने अपना जो है इंश्योरेंस शेयर किया किसके साथ, एचडीएफसी के साथ। तो ये आपका हो गया अपॉर्शनमेंट। तो इसमें सप्लाइड बाय लीड इंश्योरेंस, और दोनों ने मिलकर सर्विस सप्लाई की है मुझे, और बीच में उनके को इंश्योरेंस का एग्रीमेंट हुआ था, को इंश्योरेंस का एग्रीमेंट हुआ था।
और लेकिन इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो लीड इंश्योरर है ना उसको सारा टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल प्रीमियम पे। लीड इंश्योरेंस पेज द टैक्स, मतलब जो भी टैक्स लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, कोई भी टैक्स लगेगा, वो सारा टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो इंश्योर्ड ने प्रीमियम दिया है। इंश्योर्ड कौन था? एनएम। एनएम ने जो भी प्रीमियम दिया है, 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया था, और लीड इंश्योरेंस कोड था आईसीआईसीआई। अगर आईसीआईसीआई 1 लाख रुपए के ऊपर सारा जो है जीएसटी 18,000 रुपए वो गवर्नमेंट को जमा करा देता है, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये वाली जो सर्विस है अपॉर्चनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगी, इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। तो ये एग्जैक्टली आपको ये लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी, यानी कि ये आपको इधर तक याद करना पड़ेगा, आगे याद नहीं करना। ये तो को इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिख रखी है, वो तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको एक्ट की लैंग्वेज ऊपर वाली है वो याद करनी पड़ेगी, यानी कि एक्टिविटी ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर। और उसके लिए कंडीशन है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि लीड इंश्योरर पेज द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी विच इज एप्लीकेबल ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज पेड बाय द इंश्योर्ड। तो ये आपको लाइन एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन, ठीक है बेटा। अब यहाँ को इंश्योरर की डेफिनेशन दे रखी है कि व्हाट इज को इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? को इंश्योरेंस जब वो जॉइंटली करते हैं अपना, और इंसान को तो सिंगल पॉलिसी देते हैं, मुझे सिंगल पॉलिसी मिलेगी, 2 पॉलिसी नहीं होंगी, सिंगल पॉलिसी मिलेगी, लेकिन कंपनियां 2 होंगी, और उसको अपन को इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं, एंटायर रिस्क डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर इंश्योरर्स, तो आपस में शेयर कर लिया जाता है, और उनमें से एक परसेंटेज बता दी जाती है कि कितना परसेंट शेयर किया गया है, और उतना ही परसेंटेज आपको प्रीमियम भी शेयर करना पड़ता है। एक लीड इंश्योरर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लीड इंश्योरर कुछ काम करता है, जैसे कि पॉलिसी मैनेज करता है, और क्लेम हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, कम्युनिकेट करता है इंश्योर्ड के साथ, मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा आईसीआईसीआई, और लीड इंश्योरर क्या करेगा, सारा प्रीमियम कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसमें से कुछ प्रीमियम अपना अपॉर्शन कर लेगा दूसरे बंदे के साथ, रिस्पेक्टिव रिस्क के शेयर के अंदर वो कर लेगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको सारा बता दिया था, तो ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, बस समझने के लिए है, आपको ये याद करना है। ये हो गई अपनी पहली अमेंडमेंट। इतना ही नहीं बेटा, मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी बनाया है, मैं एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ दे रहा हूं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने मिलकर क्या किया, को इंश्योरेंस करवाया थार का। 20 लाख रुपए की थार थी, 60% रिस्क ले रहा है आईसीआई, 40% रिस्क ले रहा है एचडीएफसी, और इसके बाद क्या होता है, आईसीआई जो है वो कलेक्ट करता है पूरा 1 लाख रुपए, तो वो लीड इंश्योरर बन गया, और 1 लाख रुपए पे ऊपर जीएसटी दे देता है 18%, तो जीएसटी जो है वो 1 लाख के ऊपर आईसीआईसीआई दे देगा गवर्नमेंट को, 18% जमा करा देगा। तो इस केस में फिर क्या होगा कि जो पैसा शेयर किया जाएगा अपना एचडीएफसी के साथ, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। अब आते हैं बेटा अगली अमेंडमेंट पे, जो कि है हमारी ये भी शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट है, यानी कि सेम चैप्टर है, और ये भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ही है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखो क्या है, कॉन्सेप्ट लगभग मिलता जुलता है, तो इसको फटाफट से कवर करते हैं। ये ढेरों पॉलिसी होल्डर्स हैं बेटा, मतलब कि ये कंपनी है आईसीआईसीआई, ये इंश्योरर है, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरर का मतलब होता है जो इंश्योरेंस करता है, और पॉलिसी होल्डर्स को हम बोलते हैं इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरर है ना बेटा, वो सप्लायर है, या रेसिपिएंट लिख रखा है, वो मैंने किसी और चीज के लिए लिख रखा है, वैसे ये सप्लायर है और ये सारे रेसिपिएंट्स हैं। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने अपने पूरे साल में 80 लाख रुपए प्रीमियम इकट्ठा किया है, करोड़ों रुपए की पॉलिसी बेची है, और 80 लाख का प्रीमियम इकट्ठा किया है। किन से इकट्ठा किया है? इन सारे लोगों से इकट्ठा किया है, जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, जीएसटी लग जाएगा, और ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। तो ये जो इंश्योरर है ये अपना गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा, इस 80 लाख के प्रीमियम के ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब बात आती है बेटा कि अगेन वही बात, जैसे पिछला मैंने एग्जांपल दिया था सेम है। पिछले एग्जांपल में क्या था कि आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा था कि एक पॉलिसी करनी थी, मेरी पॉलिसी करनी थी आईसीआईसीआई बैंक को। तो आईसीआईसीआई को ना, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको मेरी पॉलिसी करनी थी, तो उसको डर लग रहा था, तो उसने क्या किया था, एक और बंदे को साथ लिया था, और मिलकर उन्होंने जो है अपना पॉलिसी की थी, शेयर किया था। अब उसको बोलते थे अपन को इंश्योरेंस। अब इस एग्जाम्पल में और उसमें क्या फर्क है, इसमें यह है कि इसमें आईसीआईसीआई ने पहले पॉलिसी कर दी, पहले कोई बात नहीं की,
पहले पॉलिसी कर दी, अलग अलग लोगों की पॉलिसी कर दी, 80 लाख रुपए जो है क्या कहते हैं उससे इकट्ठे कर लिए प्रीमियम। लेकिन जब साल खत्म हो रहा था तो अब उसको चिंता हो रही है आईसीआई को। आईसीआई कहता है भाई साहब ये तो मैंने इतनी पॉलिसी कर दी, IRDAI जो इनको रेगुलेट करता है वो मारेगा मुझे, वो पनिशमेंट करेगा, मैं अपना ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। तो वो क्या करता है, अपने रिस्क को, वहां पर भी रिस्क बांट रहे थे, यहां पर भी रिस्क डिवाइड कर रहे हैं, बट यहां पर फर्क क्या है, इसने पहले पॉलिसी कर दी है, बाद में इसको रियलाइज होता है कि ज्यादा पॉलिसी कर दी, अब मैं अपना रिस्क डिवाइड करता हूं। तो वो क्या करेगा, इसको इनमें से कुछ पॉलिसीज को अपना क्या करेगा, री इंश्योर करवा लेगा किसी और बंदे से। वो था को इंश्योरर, कि भाई क्या हो रहा है कि HDFC और ICICI पहले तो क्या हो रहा था, दोनों मिलकर मेरी पॉलिसी कर रहे थे। पहले क्या हो रहा था, ICICI और HDFC दोनों मिलकर मेरी पॉलिसी कर रहे थे। पिछला डायग्राम याद करो, उसमें मैंने जो है क्या कहते हैं एरो यहां से भी बनाया था, ये देखो HDFC, ये भी इस एरो जो है यहां से भी बनाया था, मतलब दोनों मिलकर इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि इसने पहले इंश्योरेंस कर दिया, लेकिन बाद में ये परेशान हो रहा है कि अरे मैंने ज्यादा इंश्योरेंस कर दिया, ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस कर दिया, इतना रिस्क कौन बियर करेगा, तो वो फिर अपना रिस्क शेयर कर रहा है इसके साथ। तो इसको अपन बोलते हैं री इंश्योरर, री इंश्योरेंस। अपना कुछ पॉलिसीज को यहां वो अपना री इंश्योरेंस करवा रहा है कि मैंने जो है क्या कर रखा है, अपना यहां से क्या कहते हैं इन लोगों का पॉलिसी करा रखी है, अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे री इंश्योर करवा लेता हूं। तो उसको बोलते हैं अपन री इंश्योरेंस। कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर सा है। अब यहां पर क्या होता है, जब री इंश्योरेंस होता है तो उस केस में, जब री इंश्योरेंस होता है तो उस केस में क्या होता है कि भाई मैं इसने 80 लाख रुपए अपना इकट्ठे किए, लेकिन सबका री इंश्योरेंस नहीं कराया, उसमें से कुछ पॉलिसीज का री इंश्योरेंस कराया। मान लो अपना 40% पॉलिसीज का कराया, तो 32 लाख रुपए का उसने क्या कराया, री इंश्योरेंस कराया। तो अब ये जो कंपनी है ये अपना क्या करेगी, 32 लाख रुपए इसको पे करेगी, री इंश्योरेंस करवाएगी अपने पॉलिसीज का। तो ये री इंश्योरेंस हो गया। तो जो अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है जिसको बोलते हैं अपन री इंश्योरेंस, उस ट्रांजैक्शन के लिए ये सप्लायर बनेगा, ये रेसिपेंट बनेगा। री इंश्योरेंस वाली ट्रांजैक्शन के लिए ये सप्लायर बनेगा, ये रेसिपेंट बनेगा, क्योंकि जो कंजरेशन देता है वो क्या कहते हैं अपना रेसिपेंट होता है। यहां पर ये कंजरेशन देगा तो ये जो है क्या कहते हैं अपना रेसिपेंट होगा, ये रेसिपेंट होगा, और ये अपना क्या होगा, सप्लायर होगा। अब इसमें क्या है कि भाई देखो 80 लाख रुपए यहां से इकट्ठे किए इसने, इसमें से अपना इसने 40% अपना रिस्क शेयर किया, तो 32 लाख रुपए अपना शेयर कर दिए, 32 लाख रुपए इसको दे देगा। अब बेटा अगर ये 80 लाख रुपए इकट्ठे करके 32 लाख इसको दे देगा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है अपनी सारी पॉलिसी नहीं दे रहा, सिर्फ 40% पॉलिसी दे रहा है। मान लो इसने 1000 पॉलिसी की थी तो 400 पॉलिसी दे रहा है, तो 1000 पॉलिसी की थी 80 लाख रुपए की, अब 400 पॉलिसी वो आगे दे रहा है जिसका प्रीमियम 32 लाख रुपए है, वो इसको शेयर करेगा। लेकिन ये कहेगा कि भाई मैंने मेहनत भी तो करी है, मैं अपना क्लाइंट लेकर आया, मैंने मेहनत भी तो करी है, तो मैं अपना क्लाइंट लेकर आया, मैंने मेहनत करी है भाई, तो मैं जो अपना क्लाइंट लेकर आ रहा हूं वो मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं अपना कुछ कमीशन रखूंगा। तो उस कमीशन को अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस कमीशन। 32 लाख रुपए में से भी वो कुछ अपना कमीशन रखेगा और बची हुई अमाउंट जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। तो 32 लाख में से देखो मैंने कितना कमीशन रखा है, 10% कमीशन रखा है, 3.2 लाख, जिसको बोलते हैं अपन अपना री इंश्योरेंस कमीशन, या इसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। तो ये दो नाम है, याद रखना आप। तो ये कमीशन रखेगा अपने पास, ये कमीशन ये रखेगा अपने पास, और बाकी बची हुई अमाउंट जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, यानी कि जो 28.8 लाख है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये जो बंदा है ये अपना इसको 28.8 लाख दे रहा है, 28-29 लाख रुपए दे रहा है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट कहती है ऑलरेडी इसके ऊपर जीएसटी लग चुका 80 लाख के ऊपर, तो हम जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर जो ये पैसा कंजरेशन देगा इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, और जो है क्या कहते हैं अपना सप्लाई नहीं बनाया। तो आइए मैं आपको जो है अपना पढ़वा देता हूँ, एक्ट की लैंग्वेज से भी पढ़ा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट से करेंगे, लगभग सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है वहां वो दोनों मिलकर जा रहे थे मेरे पास पॉलिसी करने, और एक बस एक लीड था जो डील कर रहा था, दूसरा
अपना छोटा रिस्क कवर कर रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा रिस्क कौन कवर कर रहा है। यहाँ हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक अपना सारा रिस्क ही ट्रांसफर कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि सारी पॉलिसीज अपनी ट्रांसफर कर दे, कुछ ट्रांसफर कर दे, कैसे भी हो सकता है वो तो हमने क्वेश्चन में मिलेगा। हो सकता है कि वो एक पॉलिसी करे, वो एक वहां पे ट्रांसफर कर दे, री इंश्योरेंस कर दे, बस अपना कमीशन अपने पास रख लेगा, जिसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन, और बाकी पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो अपना अमाउंट ट्रांसफर करेगा इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले जो 80 लाख रुपए है उसके ऊपर जीएसटी लग चुका। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो वही मैंने पहले एग्जांपल बताता हूं। आईसीआई ने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी की और प्रीमियम कलेक्ट किया, 80 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया, और मई 24 में, यानी कि एक महीने के अंदर। और इसके बाद उसने अपना रिस्क कम करने के लिए क्या किया, री इंश्योरेंस करवाया एचडीएफसी के साथ। तो जो एचडीएफसी है उसको बोलेंगे री इंश्योरर, उसने इसका री इंश्योरेंस किया है। आईसीआईसी क्या करेगा, अपना 40% रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, तो 32 लाख रुपए ट्रांसफर करेगा, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, जिसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन, या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वो क्या था, री इंश्योरेंस कमीशन। तो 32 में से 10% कट गया, यानी कि बच गया आपका 3,20,000 रुपए कमीशन हो गया। और हाँ जी, तो मैं कह रहा था भाई कि ये जो अपना प्रीमियम है 80 लाख रुपए कलेक्ट किया पॉलिसी होल्डर से, ये जो 80 लाख रुपए है इसके ऊपर जो जीएसटी बनेगा 18% के हिसाब से 14 लाख रुपए, ये तो अपना आईसीआईसीआई जमा कराएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने पॉलिसी करवाई है अपना। इसके बाद जो अपना बाकी 28.8 लाख रुपए है वो अपना कमीशन काट के वो शेयर कर देगा एचडीएफसी के साथ, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और इवन सीडिंग कमीशन के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये है बेटा। हाँ जी, अच्छा रुकिए, नहीं 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 नहीं, एक करेक्शन है बेटा। करेक्शन ये है बेटा कि जो ये अपना नेगेटिव लिस्ट में क्या कवर किया है, ये जो 32 लाख रुपए है, ये जो 32 लाख रुपए है जो री इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये अपना आईसीआईसीआई क्या करेगा, एचडीएफसी को शेयर करेगा, और री इंश्योरेंस के ऊपर तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगेगा, री इंश्योरेंस के ऊपर तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगेगा। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, वो था आपका अपना को इंश्योरेंस का, जिसमें क्या था कि जो लीड इंश्योरर था वो अपना पैसा शेयर कर रहा था इसके साथ, तो लीड इंश्योरर ने पूरा जीएसटी पे कर दिया था, तो को इंश्योरर जो है अपना जो ट्रांसफर किया गया था पैसा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये जो ये जो अपना इंश्योरर है ये इसको अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस पे तो जीएसटी लगेगा, उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। री इंश्योरेंस जो है उसको टैक्सेबल होगा, उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। री इंश्योरेंस पे तो जीएसटी लगेगा, तो यहां जीएसटी लगेगा 32 लाख के ऊपर। लेकिन 32 लाख में से जो कमीशन काटा जाएगा 10%, 3.2 लाख, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। और ये इसके ऊपर भी जो कमीशन जीएसटी नहीं लगेगा, उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर 32 लाख के ऊपर एंटायर जीएसटी ये री इंश्योरर पे कर देता है गवर्नमेंट को, तो जो है कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मैं समझाता हूं आपको, तो मैं यहां पर आपको साइड में जो है गवर्नमेंट बना देता हूं। तो गवर्नमेंट को ये बंदा तो क्या करेगा, 80 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि सप्लायर है, इसने 80 लाख रुपए की पॉलिसी इकट्ठी करी है, तो 80 लाख के ऊपर जो बना था अपना टैक्स बना था 14.4 लाख, ये 14.4 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और ये सारे रेसिपिएंट्स हैं, इनको इनका आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा अब बात आती है री इंश्योरर की। तो इसने क्या किया, अपनी कुछ पॉलिसीज आगे बेच दी और इसको री इंश्योरेंस करवा लिया। तो 32 लाख रुपए की पॉलिसीज आगे बेच दी, उसको री इंश्योरेंस करवा लिया, जिसमें उसने अपना 3.2 लाख कमीशन रख लिया और बाकी 28.8 लाख ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ 28.8 लाख जो कंजरेशन है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और यहां भी ये बोला गया है कि अगर ये जो री इंश्योरर है एचडीएफसी बैंक, ये 32 लाख रुपए के ऊपर अगर जीएसटी भर देता है 18%, तो 32 लाख के ऊपर जो 18% जीएसटी भर देता है, तो ये 32 लाख के ऊपर 18% जो जीएसटी बनेगा वो भर देता है। तो अगर ये जीएसटी भर देता है तो फिर 3.2 लाख के ऊपर जो सीडिंग कमीशन है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वहां वो सप्लाई नहीं बनेगा। तो मतलब सीडिंग कमीशन सप्लाई नहीं बनेगा, बाकी आपका जो ये अपना 32 लाख रुपए है इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। आइए इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो कहता है कि सर्विस बाय इंश्योरर, इंश्योरर सर्विस दे रहा है, ये इंश्योरर है, ये सर्विस दे रहा है। आप बोलोगे सर ये तो कंजर्वेशन दे रहा है, ये तो रेसिपिएंट हो गया, ये सप्लायर थोड़ी ना हो गया। भाई ये क्या कहते हैं अपना, ये क्या कहते हैं, कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं, कमीशन वाली सर्विस की बात कर रहे हैं। यानी कि इस बंदे ने क्या किया, इसके लिए, इस बंदे ने क्या किया, इसके लिए बिजनेस लेकर आया है, पॉलिसी होल्डर से छीन कर बिजनेस लेकर आया है। ये बंदा पॉलिसी होल्डर से छीनकर बिजनेस लेकर आया है इसके लिए। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक आईसीआईसीआई और एक एचडीएफसी। आईसीआईसीआई पॉलिसीज लेकर आया है और वो पॉलिसीज जो है वो इसके साथ शेयर कर रहा है, तो मतलब इसको थोड़ा उसने मेहनत करी है, पॉलिसीज लेकर आया है, तो इसके लिए उसको कमीशन मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए ये सप्लायर बन गया किस सर्विस का, कमीशन सर्विस का। तो यहां तीन सर्विस हो गई बेटा। पहली सर्विस तो क्या हो गई कि जो आईसीआईसीआई ने पॉलिसी होल्डर को अपना प्रीमियम उससे कलेक्ट किया, पॉलिसी बेची, वो सर्विस हो गई। इसके ऊपर जीएसटी तो कौन भरेगा, आईसीआईसीआई भरेगा। ये हो गई सर्विस नंबर 1। तो सर्विस नंबर 1 तो जो है अपना क्या हो गई, जिसके अंदर आईसीआईसीआई जो है वो अपना बन गया सप्लायर और जो पॉलिसी होल्डर हैं वो बन गए रेसिपिएंट। इसके ऊपर जीएसटी कौन भरेगा, सप्लायर भरता है, ऑब्वियस सी बात है, ये जीएसटी भरेगा। सर्विस नंबर 2 जो है वो कौन सी हो गई, जिसके अंदर री इंश्योरेंस है, जिसके अंदर एचडीएफसी जो है वो बन जाएगा सप्लायर, जो री इंश्योरेंस सर्विस है ये सप्लायर बन जाएगा, और जो हमारा आईसीआईसीआई है ये बन जाएगा रेसिपिएंट। री इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा और ऑब्वियसली बात है जीएसटी कौन भरता है, सप्लायर, तो ये एचडीएफसी ही भरेगा। सर्विस नंबर 3 हो गई हमारे पास जो कमीशन है, कमीशन, कमीशन जो है वो किसको मिल रहा है, कमीशन जो है वो मिल रहा है इसको, तो ये रेसिपिएंट है, ये सप्लायर हो गया। नहीं सॉरी, हाँ कमीशन मिल रहा है इसको, तो ये सप्लायर हो गया, ये रेसिपिएंट हो गया। तो कमीशन सर्विसेज के लिए, कमीशन सर्विसेज को मैं रेड से मार्क कर देता हूं, कमीशन सर्विसेज के लिए ये हो गया आपका सप्लायर और ये हो गया रेसिपिएंट। क्योंकि इसने जो है आईसीआईसीआई ने क्या किया है, लोगों से पॉलिसीज इकट्ठी करी है, तो ये सप्लायर हो गया कमीशन सर्विसेज के लिए और ये रेसिपिएंट हो गया। ऑल्दो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा कि भाई इसको अपना कमीशन मिल रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मान लो ये सारा 32 लाख रुपए आगे ट्रांसफर कर देता, तो फिर एचडीएफसी इसको क्या करता, कमीशन के 3.2 लाख पे करता ना, तो कमीशन के 3.2 लाख पे करता ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 3.2 लाख रुपीस जो है वो कौन पे कर रहा है, एचडीएफसी। किसको पे कर रहा है, आईसीआईसीआई को। तो आईसीआईसीआई हो जाएगा सप्लायर और एचडीएफसी हो जाएगा रेसिपिएंट। तो कमीशन की सर्विसेज के लिए आपका जो कमीशन की सर्विसेज के लिए क्या होगा, जो हमारा आईसीआईसीआई है वो बन जाएगा आपका कमीशन की सर्विसेज के लिए सप्लायर, और जो एचडीएफसी है वो बन जाएगा रेसिपिएंट। अगेन जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर, बट इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी दोनों के ऊपर जो है जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, और इस तीसरे के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वही इस एग्जांपल में बताया गया है, आप देखोगे तो कि भाई आपका जो सीडिंग कमीशन है 3.2 लाख रुपीस, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो 32 लाख रुपए का री इंश्योरेंस प्रीमियम था उसके ऊपर तो जीएसटी जो है वो पे करेगा एचडीएफसी, तो वो एचडीएफसी पे करेगा, उसके ऊपर तो जीएसटी 32 लाख पे एचडीएफसी पे करेगा, 32 पे करेगा, 28.8 पे नहीं करेगा। यही तो कंडीशन है कि अगर ये जो अपना एचडीएफसी है, अगर ये जो री इंश्योरर है ये 32 पे करता है ना जीएसटी, तो फिर हम कमीशन पे जो है वो क्या नहीं लगाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको, 80 लाख रुपए की पॉलिसी जो है इसने करी, इसके ऊपर जीएसटी आईसीआईसीआई पे करेगा। इसके बाद आईसीआईसीआई ने क्या किया, ये अपना पॉलिसीज जो है वो बेच दी, कुछ पॉलिसीज, इसमें से 40% पॉलिसीज यानी कि 32 लाख रुपए की पॉलिसीज इसको आगे बेच दी। तो यहाँ पर ये सप्लायर है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा 32 लाख के ऊपर। 32 लाख में से 3.2 लाख रुपीस इसको कमीशन पे करना पड़ेगा, तो कमीशन की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जिसकी ये कंडीशन है कि अगर ये बंदा जो अपना री इंश्योरर है ये ग्रोस अमाउंट 32 लाख पे जीएसटी पे कर देगा इंक्लूडिंग कमीशन, तो फिर 3.2 लाख जो कमीशन है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वाली बात है बेटा। ऑल्दो जो कंसिडरेशन है वो ये वाला बंदा कमीशन काट कर ही इसको देगा, 28.8 लाख रुपए कमीशन काट कर ही इसको देगा। अब अपन एक्ट की लैंग्वेज से ही पढ़ लेते हैं बेटा। देखो एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा रखा है कि भाई अगर जो इंश्योरर है, इंश्योरर सर्विस, तो ये कमीशन की बात कर रहा है, और कमीशन वाली सर्विसेज के लिए
तो जो हमारा मेन इंश्योरर था ना आईसीआईसीआई, वही सप्लायर माना जाएगा। तो यही जो है आईसीआई जो है वो सप्लायर माना जाएगा, और वो सर्विस दे रहा है किसको? री इंश्योरर को, क्योंकि उसके लिए बिजनेस लाकर दे रहा है। तो वो एचडीएफसी के लिए बिजनेस लाकर दे रहा है, और एचडीएफसी जो है इसमें क्या माना जाएगा? रेसिपिएंट माना जाएगा। और सीडिंग कमीशन जो था वो इसके लिए क्या बनेगा? सीडिंग कमीशन जो था वो इसके लिए एक कंसिडरेशन बनेगा। ये कंसिडरेशन बनेगा, हमारे एग्जांपल में 3.2 लाख था, इसका कंसिडरेशन बनेगा, और ये काट लिया जाएगा री इंश्योरेंस प्रीमियम में से। 32 लाख रुपए का री इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया था, जिसमें से वो काट लिया जाएगा, और पेड बाय इंश्योरर जो हमारा आईसीआईसीआई है वो उसको पे करेगा अपना री इंश्योरर को, यानी कि जो एचडीएफसी को पे करेगा। तो आईसीआईसीआई जो भी एचडीएफसी को पे करेगा 32 लाख रुपए, उसमें से काट लेगा वो अपना कमीशन 3.2 लाख रुपीस, और बाकी बची हुई अमाउंट पे कर देगा। अब कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसकी क्या लिखा हुआ है? इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी टैक्स बनता है सारा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सारे टैक्स जो है वो जो बनता है वो पेड बाय री इंश्योरर ऑन द ग्रोस इंश्योरेंस अमाउंट। री इंश्योरर यानी कि एचडीएफसी सप्लायर है, तो अपना वो पे कर देगा ग्रोस अमाउंट पे, यानी कि 32 लाख रुपए पे वो पे कर देगा। और तो वो अगर पे कर देगा तो उस केस में इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं, इंक्लूडिंग कमीशन अगर वो पे कर देगा, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? कमीशन को एग्जम्प्ट कर देंगे। तो अब ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी कि सर्विस सप्लाइड बाय जो इंश्योरर है वो सर्विस सप्लाई कर रहा है टू किसको? टू वो अपना जो री इंश्योरर है उसको सर्विस सप्लाई कर रहा है, जिसका बदले में कंसिडरेशन क्या है? फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरेंस प्रीमियम से डिडक्ट किया जाता है। जो री इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करेगा? पेड बाय, जो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेगा, कौन पे करेगा? जो हमारा मेन इंश्योरर था, इंश्योरर पे करेगा किसको? री इंश्योरर को पे करेगा। और विद द कंडीशन दैट, उसकी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, कंडीशन ये है कि भाई द एंटायर टैक्स विच इज एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन व्हाट? ऑन द री इंश्योरेंस। तो जो भी री इंश्योरेंस पे एंटायर टैक्स बनता है वो अपना कौन? वो अपना री इंश्योरर पे कर दे, री इंश्योरर अपना पे कर दे इंक्लूडिंग ऑफ कमीशन। उसके ऊपर अगर टैक्स पे कर देता है तो उस केस में फिर हम कमीशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो री इंश्योरर को डिफाइन किया गया है, व्हाट इज री इंश्योरेंस? तो री इंश्योरेंस का मतलब होता है जब अपना आप रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कुछ अपना आगे शेयर कर देते हो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि हमारे एग्जांपल में आईसीआईसीआई, उसने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया था री इंश्योरेंस के पास, यानी कि एचडीएफसी के पास, इन एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ प्रीमियम। उसने प्रीमियम अपने पास रखा था कुछ और बाकी आगे दे दिया था। तो यानी कि 32 लाख रुपए जो है वो आगे दे दिए गए थे, और इसको री इंश्योरेंस बोलते हैं अपन। और इससे रिस्क मैनेज हो जाता है, और बीच में सीडिंग कमीशन लिया जाता है। तो 3.2 लाख का सीडिंग कमीशन था वो लिया जाता है, तो वो इंश्योरर को पे किया जाता है, यानी कि आईसीआईसीआई को पे किया जाएगा, क्योंकि उसने काफी सारी कॉस्ट बियर की होगी, उसने अपना क्लाइंट इकट्ठा किया वगैरह वगैरह। और बाय रिसीविंग दिस कमीशन द इंश्योरर इज कंपेंसेटेड फॉर द एक्सपेंसेस और रिड्यूसिंग ओवरऑल बर्डन। तो ये बेटा पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप अपना आराम से पढ़ लेना। और ये याद नहीं करना, आपको याद क्या करना है? आपको जो है यहां तक का जो डेफिनेशन है ये याद करना है। ये लिखना आ सकता है, क्योंकि अगर शेड्यूल 3 आएगा तो 6 पॉइंट तो अपने पुराने थे और 2 पॉइंट ये हैं नए ऐड हुए हैं, ये आपको जो है लिखना पड़ेगा। बेटा मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, अमेंडमेंट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, कम से कम वो अपना 5 से 10 नंबर कैरी करती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी मैं अमेंडमेंट करा रहा हूँ, आज अपन लेक्चर ले रहे हैं, और ये आपको अवश्य करना है, अच्छे से करना है इनको। अब आती है बेटा अगली अमेंडमेंट विच इज वेरी इजी। जो भी हमारा मेन टेक्निकल पॉइंट था वो खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल इजी अमेंडमेंट बची है। ये हमारी अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 3 की। जैसा कि आप जानते हो चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 9 है चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है कि सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल द इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट, किसके ऊपर नहीं लगता था? सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे नहीं लगता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? एक चीज और ऐड कर दी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये लाइन नई ऐड कर दी गई है बेटा, ये लाइन नई ऐड कर दी गई है, उसको आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसको समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है। अनडीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? डीनेचर्ड
मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ की गई हो। अनडिनेचर्ड का मतलब है उसकी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, यानी कि वो बिल्कुल प्योर है, प्योर, बिल्कुल प्योर है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल मतलब उसमें बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं है उसके अंदर। और ये है आपका अल्कोहल, यानी कि वैसे इथेनॉल होता है, थाइल अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो अल्कोहल होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो क्या कहते हैं अल्कोहल होती है, उसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल जो प्योर फॉर्म में अल्कोहल होती है उसकी यहां पर बात हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो बेटा अल्कोहल होती है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या होता है, जो इसको हम प्यार से ना ईएनए भी बुलाते हैं, इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को हम प्यार से ईएनए भी बुलाते हैं। जो ईएनए है ये क्या करने में यूज होती है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक चीज और है, वो क्या है, वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब यही है, ये भी अल्कोहल है जिसको हमने थोड़ा रेक्टिफिकेशन किया है, थोड़ा प्योरिफिकेशन किया है, इसको भी अपन ने थोड़ा प्योर किया है। बट ये अपना एक्स्ट्रा न्यूट्रल नहीं है, मतलब इसमें थोड़ी वो स्मेल आती है। तो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो थोड़ा सस्ता मटेरियल है, और जो ईएनए है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। इसको पी नहीं सकते, बिल्कुल प्योर फॉर्म अल्कोहल है, क्योंकि इसको पियोगे तो बहुत ज्यादा नशा हो जाएगा। जनरली अल्कोहल में थोड़ा मिक्स करके तब जाके आपको वो अपना बियर आती है, उसमें लिख रखा होता है 8%, 10%, इतने परसेंट अल्कोहल, तो बाकी चीजें वो अपना पानी मिलाते हैं, पता नहीं क्या मिलाते हैं। और ऐसे ही जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है उसको भी डायरेक्टली आप नहीं पी सकते हो, वो भी अपना प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। ये यूज की जाती है क्या करने में, अल्कोहल बनाने में, जो पीने के काम आती है उसमें यूज की जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब अल्कोहल ही जीएसटी नहीं लगता अल्कोहल के ऊपर, तो अल्कोहल बनाने के रॉ मटेरियल पे भी अपन जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो अल्कोहल बनाने के रॉ मटेरियल पे भी अपन जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो इसको जो है क्या कहते हैं, जीएसटी से हटा दिया। आइए मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, उसको अपन देख लेते हैं। देखो क्या लिख रखा है कि भाई ये अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री है, जैसे कि अपना यूनाइटेड स्पिरिट्स एक कंपनी है जो दारू बनाती है, किंगफिशर बीयर वगैरह आपको पता ही है। और ये अल्कोहल बनाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर स्टेट लेवल का एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वैट और सीएसटी लगता है। इंट्रा स्टेट पे वैट और इंटर स्टेट पे सीएसटी लगता है। ये बात अपन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, ये बात चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करते हैं अपन। और अब इसमें क्या होता है, ये तो क्या है कि भाई ये फैक्ट्री है जो अल्कोहल बना रही है, जब ये अल्कोहल बेचेगी इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बात किसकी आती है, बात आती है इसकी कि ये फैक्ट्री का ना रॉ मटेरियल क्या है। इसका रॉ मटेरियल है ये रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसका रॉ मटेरियल है रेक्टिफाइड स्पिरिट या ईएनए, इसका रॉ मटेरियल है ईएनए या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट या ईएनए ये इसका जो है रॉ मटेरियल है, तो इसका रॉ मटेरियल है ईएनए या रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो बेटा जब भी कोई जो सप्लायर है जो ईएनए बनाता है या वो रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाता है, वो सप्लायर जब इस फैक्ट्री को ईएनए बेचेगा या रेक्टिफाइड स्पिरिट बेचेगा, तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये अब कहां लिख दिया गया, सेक्शन 9 से ही बाहर कर दिया गया, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये जो है अपना ये जो सप्लायर है, जब ये फैक्ट्री वाले को जो अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री है उसको ईएनए बेचेगा या रेक्टिफाइड स्पिरिट बेचेगा, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी आउटपुट पे भी जीएसटी नहीं है, तो इन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, इस पे वैट लगेगा या क्या लगेगा वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर ये सप्लायर जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट या ईएनए इनको बेचेगा, इनको किनको, ये स्पिरिट या जो होता है ना ये कहीं और भी यूज होता है, जैसे कि फार्मा दवाइयों में भी यूज होता है अल्कोहल, या फिर कॉस्मेटिक्स आपके जो लड़कियां ब्यूटी अपना मेकअप करती है उसमें यूज होता है, या परफ्यूम फोग लगाते हो आप, फोग चल रहा है आजकल, तो उसके अंदर भी जो है क्या कहते हैं अल्कोहल यूज होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज होता है। तो अगर आप क्या कहते हैं अगर ये ईएनए वाला सप्लायर, रेक्टिफाइड स्पिरिट वाला सप्लायर अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री को बेचेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये बेचेगा इनको फार्मा एटसेट्रा को, तो जीएसटी लग जाएगा। क्योंकि अगर आप सेक्शन पढ़ोगे ना तो वहां पर क्या लिख रखा है कि किसको बाहर किया है, जीएसटी कब नहीं लगेगा, जीएसटी तब नहीं लगेगा बेटा जब ये अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज किया जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस। अगर ये चीजें यूज की जाएंगी अल्कोहल बनाने में जो पीने के काम आती है,
अल्कोहल बनाने में, पीने के काम आती है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर ये परफ्यूम वगैरह में यूज किया जाएगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो आइए बेटा क्या कहते हैं अपना बस इतना ही था, ये अमेंडमेंट छोटी सी थी। हालांकि मैंने दोनों में डिफरेंस ये जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, और ना ही ये आईसीआई ने दिया है, ये मैंने आपके लिए बता दिया है। कई बच्चों को ज़्यादा दारू वाले मामले में ना थोड़ा इंटरेस्ट जागता है कि आखिर पता तो करे कौन सी चीज़ें हैं ये, तो आप पढ़ सकते हो कि भाई इसमें स्मेल होती है, इसमें नहीं होती है, ये परफ्यूम वगैरह में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये एक्सपेंसिव है, चीप है, वगैरह वगैरह। पेपर में ये नहीं आएगा कि दोनों में डिफरेंस लिखो, लेकिन आपको बता दिया मैंने, अगर ये दोनों चीजें यूज होंगी अल्कोहल बनाने में जो पीने के काम आती है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर ये दोनों चीजें यूज होंगी क्या करने में, अपना क्या कहते हैं, अगर ये बेचा जाएगा फार्मा वगैरह किसी और कंपनी को तो फिर जीएसटी लग जाएगा। एनएम ने क्या किया, अपना ये स्पिरिट बेचा 12,000 लीटर, फार्मा कंपनी को जीएसटी लग जाएगा बेटा। तो यहाँ 12,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 55 रुपए का एक लीटर बेचा, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लग जाएगा, और एनएम डिस्टिलरी को क्या कहते हैं जीएसटी देना पड़ेगा। और मैंने ईएन ने भी बेचा 8,000 लीटर बेचा, और किसको बेचा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो उसको बेचा, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी एप्लीकेबल। एग्जाम में ढंग से लिख कर आना कि एज पर सेक्शन नंबर 9 जो ऐसा एक्स्ट्रा न्यूट्रल डीनेचर्ड जो आपका extra neutral denatured alcohol है which is used for manufacturing of alcohol is outside the purview of section number 9, hence no GST will be applicable on this. But if this is used in अपना manufacturing of any other substance, then section 9 will apply and GST will be applicable on this, and the applicable GST will be this. तो ये GST apply हो जाएगा which will be paid by supplier, and supplier कौन है, NM distillery, तो वो पे करेगा। तो बेटा ये है क्या कहते हैं अपना ये है अपना इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं अगली अमेंडमेंट पे। तो ये इसका आंसर आ रहा है 1,18,800, आप भी कैलकुलेट कर लेना। तो चलो बेटा अगली अमेंडमेंट पे आते हैं जो कि है अपना चैप्टर नंबर 5 की अमेंडमेंट, और ये बिल्कुल ही बकवास सी अमेंडमेंट है, कोई काम की ज्यादा नहीं है, लेकिन करनी तो है ही। इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 5 में अपने सेक्शन नंबर 11 पढ़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 11 पता है क्या बोलता है, वो बोलता है गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कोई भी चीज को एग्जम्प्ट कर सकती है, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। और वो एग्जम्प्ट क्यों करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, जैसे कि स्कूलों को एग्जम्प्ट कर रखा है, मेडिकल को एग्जम्प्ट कर रखा है, रामदेव को एग्जम्प्ट कर रखा है, वगैरह वगैरह। तो अब गवर्नमेंट जो है क्या बोलती है, एक नया सेक्शन लगाती है 11A, और गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, गवर्नमेंट अपने आप को पावर देती है कि मैं कुछ चीजें और एग्जम्प्ट कर सकती हूँ। कैसे एग्जम्प्ट करती हूँ मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि एक्ट कुछ और बोलता है और रियल लाइफ में कुछ और हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है कि भाई जीएसटी लगेगा, जो गैम्बलिंग वगैरह कैसीनो वगैरह उन पे जीएसटी लगेगा, और वो किस पे जीएसटी लगेगा, ग्रोस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। जब भी कोई बंदा कोई खेलने आएगा, सट्टा खेलने आएगा, जब वो पैसा जमा कराएगा, कॉइन खरीदेगा, वहीं जीएसटी लग जाएगा, विनिंग्स वगैरह पे नहीं लगेगा। लेकिन ये वाली बात ना पहले क्लियर नहीं थी, 2022-23 तक क्लियर नहीं थी ये वाली बात। और जीएसटी जो कैसीनो वाले थे वो लगा रहे थे, कई जीएसटी लगा नहीं रहे थे, और कई लगा रहे थे अपना सिर्फ नेट अमाउंट पे, कुछ अगर वो जीत के गया तो लगा रहे थे, अगर वो कैश कन्वर्ट करने आया जीता और लगा रहे थे, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगा रहे थे। तो मोस्टली इंडिया में ऐसा ही चल रहा था। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो सोसाइटी है, एक सोसाइटी है और गोकुलधाम सोसाइटी, और वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देती है, अपना जेठलाल को क्लब हाउस यूज करा वगैरह वगैरह, 10,000 रुपए ले लिए उसके। तो सोसाइटी वाले ऑल ओवर इंडिया क्या कर रहे थे, जीएसटी लगा नहीं रहे थे इसके ऊपर, क्लब फैसिलिटी के ऊपर, क्योंकि पहले कोई बात इसके बारे में लिखी नहीं थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सेक्शन इंसर्ट किया था 7(1) का, आई थिंक AA था या जो भी था, तो वो आपको करवाया हुआ है। बाद में सेक्शन इंसर्ट किया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जब भी सोसाइटी अपने मेंबर्स को अपना सर्विस देगी तो जीएसटी लगेगा। बट ये सेक्शन आया मानो 2022 में, तो उससे पहले जो 5 साल थे जीएसटी, तो लोगों ने तो लगाया ही नहीं जीएसटी। एक्ट तो बोलता था लगेगा, लेकिन लोगों ने लगाया ही नहीं, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। पूरे इंडिया में किसी ने नहीं लगाया। और जनरली क्या होता है कि हम एक दूसरे की देखा देखी करते हैं, वो कहते तू लगा रहा है जीएसटी नहीं लगा रहा, तू लगा रहा है जीएसटी नहीं लगा रहा, तो कोई नहीं लगा रहा, लग ही नहीं रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्ट साइलेंट होता है और एक्ट के हिसाब से जीएसटी लगता होता है, बट लोग एज अ जनरल प्रैक्टिस लगा नहीं रहे होते।
और फिर अचानक से गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक्ट में क्लैरिफिकेशन लाती है और गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी लगेगा। अब क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली जो 5 साल बीत गए, क्या उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए? एक्ट तो बोलता है लगेगा, बट यहां क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन सर्ट किया जो बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से वो पुराने वाले टाइम पीरियड का जीएसटी एग्जम्प्ट कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट चाहे कि भाई पिछले अब देखो 2022 में अमेंडमेंट आई कि जीएसटी लगेगा इसके बाद क्लबों पे भी और कैसीनो पे भी, तो उससे पहले जिन्होंने जीएसटी नहीं लगाया तो क्या उनका जो जीएसटी है वो अपना एग्जम्प्ट करना चाहिए या उनको नोटिस भेज के रिकवर करना चाहिए? अब ऐसे काफी सारे लोग थे, उनको कैसीनो वालों को नोटिस आया हजारों करोड़ रुपए का, इतनी तो उस कैसीनो की वैल्यू भी नहीं है। एक कंपनी डेल्टा एक्सचेंज, आप देखना 2022 में उसका शेयर कितना गिरा था, क्योंकि उसके ऊपर जो है 1 लाख करोड़ का नोटिस आ गया, भाई जीएसटी तुमने दिया नहीं पिछले 5 साल होगा। इतनी तो कंपनी की नेटवर्थ ही नहीं थी, तो भाई वो कहां से दे देगा पैसे? तो भाई वो गवर्नमेंट को उसको हटाना ही चाहिए वो नोटिस को, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई इंडस्ट्री गलत कर रही है तो आप पहले पॉइंट लेकर आओ ना, पहले क्लैरिफिकेशन लेकर आओ। 5 साल तो आप सोए पड़े थे, निर्मला जी को अपना पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, पता तो होता ही है बट वो एक्शन नहीं लेते, साइलेंट रहते हैं। अब उन्होंने, इंडस्ट्री ने जीएसटी नहीं लगाया, अब 5 साल का इकट्ठा जीएसटी कस्टमर से कैसे रिकवर करे? कस्टमर तो चले गए कैसीनो खेल के, तो एज अ इंडस्ट्री बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाना सही नहीं रहता, तो आप प्रोस्पेक्टिवली लगा दो। लेकिन अगर आपने एक्ट में लिख दिया है कि भाई टैक्स लगेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एग्जम्प्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन सर्ट किया जिसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर एज जनरल प्रैक्टिस सारे लोग एग्जम्प्ट करके चल रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं दे रहे हैं और अपना लो साइलेंट था इस वजह से, तो हम भी क्या करेंगे, पुराने पीरियड के लिए एग्जम्प्ट कर देंगे वो जीएसटी, उनसे नोटिस नहीं भेजेंगे और उनका जीएसटी माफ कर देंगे। तो ये वाला जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया सेक्शन सर्ट किया। हालांकि गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में बताया नहीं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे, वो तो नोटिफिकेशन आएगी तो इस पता लगेगा कि गवर्नमेंट इसको कहां यूज करेगी। बट मैं तो आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पर ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी जगह दिक्कतें आ रही थी। क्लब वाले में दिक्कत आ रही थी, यानी कि सोसाइटी वाले में दिक्कत आ रही थी, और दूसरा जो है दिक्कत आ रही थी कैसीनो वाले में, तो वहां यूज किया जा सकता है और पुराने पीरियड्स की उनका जीएसटी माफ किया जा सकता है। तो डिट्टो सेम वही लैंग्वेज सेक्शन नंबर 11 की थी कि भाई अपना गवर्नमेंट को अगर लगता है तो गवर्नमेंट अपना जीएसटी माफ कर सकती है। तो ऑब्वियसली बात है सेक्शन बनाया जाएगा नोट विद स्टैंडिंग, क्योंकि ओवररूल करेगा, क्योंकि सारा जीएसटी को तो ओवररूल करना पड़ेगा, जहां जहां लिखा है जीएसटी लगेगा वहां हटाना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है, गवर्नमेंट को लगता है कि जनरल प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग अपना जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस ऐसी है कि लोग जो है नॉन लेवी जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, और या फिर लगा रहे हैं तो कम लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है को लगता है कि लोग जीएसटी कम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और जो भी उसके ऊपर टैक्स बनता है या तो लोग लगा नहीं रहे हैं या फिर लोग लगा रहे हैं तो बनता हायर है लेकिन लोग जो है कम लगा रहे हैं, तो हायर देन व्हाट वाज लेविड, कि मतलब बनता ज्यादा है लेकिन लोग कम लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, और काउंसिल की रिकमेंडेशन, आपको पता है जो भी काम करती है काउंसिल की रिकमेंडेशन से करती है, तो गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन ला सकती है ऑफिशियल गेजेट में और एग्जम्प्ट कर सकती है होल। ऐसे सेंट्रल टैक्स लगा है, सेम चीज एसजीएसटी पे भी लग जाएगी, आईजीएसटी पे भी लग जाएगी, तो गवर्नमेंट सारा एग्जम्प्ट कर सकती है टैक्स अगर गवर्नमेंट चाहे तो, या फिर जो एक्सेस है बस वो एग्जम्प्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लोग जीएसटी लगा रहे हैं अपना ग्रोस नेट अमाउंट पे जीएसटी लगा रहे हैं, जैसे कैसीनो वाले नेट अमाउंट जो कमाता है उस पर जीएसटी लगा रहे हैं, और एक्चुअल में गवर्नमेंट कहती है ग्रोस पे लगाओ, तो जो डिफरेंस है वो वाला जीएसटी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है इस सेक्शन को यूज करके नोटिफिकेशन लाकर। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देगी तो फिर क्या होगा, नॉट रिक्वायर्ड, उस बंदे को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, जितना भी उसने कम पे किया वो नहीं पे करना पड़ेगा, ये वाली बात लिखी हुई है। तो ये सेक्शन थ्योरेटिकली आ सकता है, प्रैक्टिकल तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो वही क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपना पढ़ लेना। मैंने एक्ट की लैंग्वेज पढ़ा दी है, जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो आप अपने आप पढ़ लेना। इसके अलावा एक यहाँ पर भी एग्जाम्पल है बेटा, तो ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि मान लो एक रेस्टोरेंट है जो एक क्लब के अंदर है,
और पिछले 4 सालों से क्या हो रहा है, वो जीएसटी नहीं लगा रहा। जब भी कोई क्लब का मेंबर वहां खाना खाने आता है तो वो फ्री कर देता है, जीएसटी नहीं लगाता। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब उसने पिछले 4 साल का नोटिस भेजने से अच्छा गवर्नमेंट क्या करे, इसका जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट कर सकती है। कैसे करेगी, 11A में नोटिफिकेशन निकाले और कुछ पुराना जीएसटी एग्जम्प्ट कर सकती है। हाँ, नया जो जीएसटी है वो तो फिर लगेगा ही, पुराना जीएसटी गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। अब आते हैं बेटा नई अमेंडमेंट पे, जो कि है अपना टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की। और ये जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस दोनों को मिलाकर अमेंडमेंट है। और ये आई थिंक अपनी जो है वो सेकंड लास्ट या लास्ट अमेंडमेंट है, आई थिंक लास्ट अमेंडमेंट है। तो आइए इसको कर लेते हैं। ये अमेंडमेंट क्या बोलती है बेटा, तो पहले मैं आपको जो है लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराता हूं कि होता क्या था। तो बेटा क्या होता था कि अपना होता क्या था बेटा कि जब भी आप, जैसे यहां एग्जांपल बना रखा है, एनएम ने एक सिक्योरिटी सर्विसेज हायर की, सिक्योरिटी पर्सनल हायर किया। और आप जानते हो कि जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी पर्सनल हायर करती है तो वहां आरसीएम लगता है। तो ये आरसीएम के लिए अमेंडमेंट है। आप बोलोगे आरसीएम तो चैप्टर नंबर 3 में है, आरसीएम लगता कहां है, चैप्टर 3 में है। बट आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई तो कहां होता है, ये आपका चैप्टर नंबर जो टाइम ऑफ सप्लाई का था 6 था आई थिंक, वहां पर अमेंडमेंट है। तो मैंने क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड हायर किया और अपनी फैक्ट्री के लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हायर किया। इसको मैं बाद में कराता हूं एग्जांपल को। सनराइज होम इंटीरियर ने एक एडवोकेट हायर किया, अगेन वही एडवोकेट की सर्विस पे आरसीएम लगता है, तो ये भी आरसीएम वाला ही पॉइंट है, आरसीएम लगता है। एनएम से, और एक एनएम एक एडवोकेट है जो एक अनलिस्टेड सप्लायर है। तो अगर क्या कहते हैं एनएम से एक सिक्योरिटी एक एडवोकेट की सर्विस ली जाती है, तो यहां पर एनएम हो गया आपका सप्लायर। तो एनएम हो गया सप्लायर और एनएम के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और यहां पर जो है एक कंपनी है सनराइज, इसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा, इसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा अपना गवर्नमेंट को। बेटा जीएसटी तो इसको ही पे करना पड़ेगा, चाहे मैं रजिस्टर्ड होता, चाहे एडवोकेट रजिस्टर्ड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड होता तो भी जो है जीएसटी इसी को पे करना पड़ता। तो ये अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होता तो भी पे करना पड़ता, बस फर्क क्या पड़ता, अनरजिस्टर्ड में तो क्या होता है बेटा, अनरजिस्टर्ड के अंदर तो क्या होता है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस इसको बनाना पड़ेगा रेसिपिएंट को। जो रेसिपिएंट है वो इनवॉइस बनाता है, उसको अपन सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं, सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं, सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। और अगर एनएम रजिस्टर्ड होता तो फिर इनवॉइस कौन बनाता, सप्लायर बनाता। वो वाला केस नहीं कर रहा मैं, वो वाला केस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर एनएम रजिस्टर्ड होता तो सप्लायर जो है एनएम होता, वो इनवॉइस बनाता, ऑल्दो उस इनवॉइस पे टैक्स कौन भरता, रेसिपिएंट ही भरता। बट इनवॉइस सप्लायर बनाता, टैक्स रेसिपिएंट भरता। लेकिन अगर एनएम अनरजिस्टर्ड है, यानी कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आरसीएम लग रहा है, आरसीएम लग रहा है तो उस केस में, आरसीएम लग रहा है तो उस केस में सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और रेसिपिएंट जो है उसका टैक्स भरेगा। अब मैं अगली बात करता हूं यहां पर, तो ये एडवोकेट की सर्विसेज की बात हो रही है, या कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी सर्विस हो जहां पर आरसीएम लग रहा हो और वहां पर सेल्फ इनवॉइस बन रहा हो, उसके बारे में बात हो रही है। अब उसमें क्या अमेंडमेंट है, पहली अमेंडमेंट तो ये है कि पहले ना सेल्फ इनवॉइस बनाने की डेट नहीं थी कि भाई कब बनाना होता है, लास्ट डेट क्या है सेल्फ इनवॉइस बनाने की। आपको पता है कि सप्लायर के केस में लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस बनाने की, सेक्शन नंबर 31 में लिखा हुआ है। सेक्शन 31 बोलता है कि भाई सेल्फ, अच्छा मैंने डायग्राम बना ही रखा है, वो डायग्राम से आपको करवाता हूं। तो देखो क्या डायग्राम बना रखा है कि भाई अगर हमारा जो सेल्फ इनवॉइस बनता है, तो एक बार ये वाली बात आप भूल जाओ क्या लिख रखा है, अपने को सीधा सी बात पढ़नी है कि अगर सेल्फ इनवॉइस बनता है आरसीएम में, सेल्फ इनवॉइस बनता है क्योंकि सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में इनवॉइस कौन बनाएगा, रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा, सेल्फ इनवॉइस बनेगा। और इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट क्या होती है, अगर मैं बात करूं इनवॉइस बनाने की लास्ट डेट सेक्शन नंबर 31 में लिखी है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो वो सर्विस के कंप्लीट होने के 30 डेज में इनवॉइस बनाता है। और अगर गुड्स की बात आती है तो गुड्स के रिमूवल के टाइम पे इनवॉइस बनाता है। बट यहां अब अगर आरसीएम है तो फिर चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों की बात हो रही है, गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है, इनवॉइस कब बनेगा, तो ये वाली बात हो रही है। तो यहां ये कहते हैं कि इनवॉइस बनेगा
विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अगर ये आरसीएम गुड्स वाला है, वैसे गुड्स वाला आरसीएम अपने सिलेबस में है नहीं तो क्या पता शायद ना आए, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई तो उसका सिलेबस में है ही, तो आ भी सकता है। वो आइटम नहीं पता हमारे को कौन कौन सी गुड्स के ऊपर आरसीएम लगता है, जैसे काजू वगैरह पे लगता है, वो सिलेबस में नहीं है, बट टाइम ऑफ सप्लाई निकालना तो आ ही सकता है। तो आप समझ लीजिए कि भाई रेसिपिएंट इनवॉइस बना रहा है, सेल्फ इनवॉइस, चाहे उसने गुड्स रिसीव करी है, सर्विस रिसीव करी है, जब भी रिसीव करेगा उसके 30 डेज के अंदर उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर सप्लायर इनवॉइस बनाता है तो मैंने बता दिया गुड्स के टाइम पे कब बनाता है, रिमूवल के टाइम पे, सर्विस के टाइम पे कब बनाता है, सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज में बनाता है। लेकिन अगर यहां पर आरसीएम लग रहा है तो सेल्फ इनवॉइस कब बनाना है, पहले डेट नहीं थी अब डेट बता दी, वो इनवॉइस बनाना है गुड्स या सर्विस जब रिसीव करते हैं उससे 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना है। तो पहली अमेंडमेंट तो ये है, जो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू सेल्फ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट एंड द लास्ट डेट इज रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब अगली बात आती है, एक अमेंडमेंट तो मैंने आपको करा दी, दूसरी अमेंडमेंट जो है वो है बेटा किसके बारे में, वो अमेंडमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। गुड्स का आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो होता है बेटा 4 डेट में से अर्लियर होता है, जब गुड्स रिसीव हुई हो वो, या फिर पेमेंट की 2 डेट्स। पेमेंट की 2 डेट कौन कौन सी होती हैं, डेट ऑफ पेमेंट विच इज एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, या फिर अपना डेट ऑफ पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द डेट ऑफ पेमेंट विच इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, और एक डेट होती है डेट ऑफ पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, मतलब पेमेंट की डेट जो बैंक अकाउंट जिसमें डेबिट हुआ था वो वाली डेट। तो 2 डेट होती है पेमेंट की, एक होती है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स की, और एक डेट होती है इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस के 31st डे, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस के 31st डे, ये होती है आपकी। तो आरसीएम ऑफ गुड्स के लिए आपको 4 में से अर्लियर करना होता है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। नंबर 1 आपको डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, नंबर 2 पेमेंट्स की 2 डेट, और नंबर जो लास्ट है वो है आपका कि जब इनवॉइस बनाया सप्लायर ने उसके अंदर 31st डे जोड़ दो, वो वाली डेट। यहां अगर रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाएगा तो क्या होगा, तो ये वाली डेट तो आएगी नहीं क्योंकि रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बना रहा है, तो ये डेट नहीं आएगी, फिर बाकी तीनों में से करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की है, ये वैसा का वैसा है, इन 4 में से अर्लियर करना है। सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो ये डेट, 2 डेट पेमेंट की और 1 डेट रिसीट की, इन चारों में से अर्लियर करना है। अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा तो ये डेट होएगी नहीं हमारे पास, और क्या कहते हैं अपने पास ये 3 डेट होंगी, और इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अर्लियर। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बट अमेंडमेंट कहां है, यहां पर। अगर सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो अमेंडमेंट है, सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, और अगर सप्लायर इनवॉइस बना रहा है, सप्लायर रजिस्टर्ड है वो इनवॉइस बना रहा है, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो सेम है। 3 डेट में से अर्लियर होता है, एक तो 2 डेट होती है पेमेंट की, और 1 डेट होती है कि भाई जब सप्लायर इनवॉइस बनाएगा उसमें 61 डे जोड़ दो, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो अगर सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो उसमें 61 डेज जोड़ दो, और तो एक आ गया आपका क्या कहते हैं, सर्विस के केस में रिसीट ऑफ गुड्स वाला नहीं होता, इसमें 3 डेट में से अर्लियर करना होता है। याद रहे मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकलवा रहा हूं। पहले आरसीएम केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई ये होता था, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, पहले ये अलग अलग नहीं होता था, ये अलग और ये अलग ऐसे नहीं होता था, एक ही होता था। वो एक क्या होता था, 3 में से अर्लियर। वो 3 में से अर्लियर क्या कि डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, नंबर 2 डेट ऑफ पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, नंबर 3 इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस के 61st डे, ये होता था बेटा। और अब जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि अगर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा तो कुछ और करेंगे। अब सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा तो यही करेंगे, इनवॉइस प्लस के 61st डे। लेकिन अगर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, पेमेंट की 2 डेट सेम रहेंगी, लेकिन ये डेट चेंज हो जाएगी, यहां 61 डेज ऐड नहीं होंगे, यहां इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट वाली डेट ही ली जाएगी। अब डेज क्यों ऐड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कहती है भाई रेसिपिएंट तूने इनवॉइस बना दिया, अब टैक्स भी भर दे भाई, क्यों 61 डेज का वेट करना है। तो पहले जो था यहां लो साइलेंट था कि अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा तो क्या होगा,
तो हम तो यही कर देते थे, 61 डेज ऐड कर देते थे, कोई इनवॉइस कोई मर्जी बनाए। और यहां पर भी हम यही करते थे गुड्स के केस में, कि कोई मर्जी इनवॉइस बनाए, सप्लायर बनाए, रेसिपिएंट बनाए, हम तो अपना क्या करते हैं 31st डे जो है अपना ऐड कर देते थे, ऐसे आंसर निकालते थे। अभी भी आप ऐसे ही करना गुड्स के केस में तो, बट सर्विस के केस में दो तरीके अलग अलग कर दिए कि अगर सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो 61 डेज ऐड करने हैं, और रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा तो आपको कोई भी 61 डेज ऐड नहीं करने। आइए मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं। तो क्या है, दो अमेंडमेंट है, लिंक है आपस में। पहली चीज कि भाई जब भी आरसीएम होता है, रेसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ सकता है अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर इनवॉइस बनाता है, और अगर रेसिपिएंट जो अपना सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रेसिपिएंट को इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाता है तो उसको सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं, और वो आपको बनाना पड़ता है। पहले डेट नहीं थी, अब डेट है कि इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा। गुड्स रिसीव की या सर्विस जब रिसीव की उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये वाली बात मैंने आपको सिखाई। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पे। ये बात तो थी इनवॉइस चैप्टर के लिए। अब टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पे आते हैं, तो वहां पर आता है कि जब भी आरसीएम होगा, गुड्स का आरसीएम होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, 4 डेट में से अर्लियर निकालेंगे। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले की तरह करना है। इनवॉइस चाहे किसी ने बनाया हो, 31 डेज आपको ऐड करने हैं, 2 डेट पेमेंट की आएंगी, 1 डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स आएगी, अपना इन चारों में से आपको अर्लियर करना है। सर्विस के केस में थोड़ा सा चेंज आ गया, वो क्या है, अगर इनवॉइस बनाएगा सप्लायर तो आपको ये 3 में से अर्लियर करना है, अगर इनवॉइस बनाएगा रेसिपिएंट तो इन 3 में से अर्लियर करना है। सप्लायर इनवॉइस बनाएगा तो पेमेंट की 2 डेट्स और इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर में 61st डे ऐड करना है, उनमें से अर्लियर करना है। और अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा, पेमेंट की 2 डेट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट ओनली, नो 61 डेज शुड बी एडेड, इनमें से आपको अर्लियर करना है। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन आ सकता है। टाइम ऑफ सप्लाई में से वैसे भी हर बार क्वेश्चन आता है। तो चार्ट तो मैंने बना दिया, अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं अपना ये अमेंडमेंट अपनी खत्म बेटे खत्म। सनराइज होम, जैसे मैंने आपको बताया, उसने एडवोकेट की सर्विस ली है एनएम से, तो मतलब आरसीएम लग जाएगा। जो सनराइज होम है ये अपना क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, और कंप्लीशन ऑफ सर्विस इस तारीख को ही है, और सेल्फ इनवॉइस बनाने की डेट दे रखी है ये है, और पेमेंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कब हुई और पेमेंट की एंट्री बैंक में कब हुई, सारी डेट दे रखी है। सबसे पहली बात, कौन जीएसटी पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा बेटा, और रेसिपिएंट यहां पर कौन है, सनराइज, तो सनराइज पे करेगा। हु मस्ट इशू इनवॉइस, इनवॉइस कौन इशू करेगा, तो भाई सेल्फ इनवॉइस है तो रेसिपिएंट इशू करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो क्योंकि यहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट ही इनवॉइस इशू करेगा, यानी कि सनराइज इनवॉइस इशू करेगा। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस, टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की, तो इनवॉइस इशू करने की अब नई टाइम लिमिट आ गई है, वो है भाई जब भी गुड्स सर्विस रिसीव हुई है उसे 30 दिन जोड़ दो। तो ये आपका सर्विस रिसीव हुई है 10/9 में, आपको 30 दिन जोड़ने हैं, वो आ जाएगा, यानी कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 का ही महीना होता है 9वां, तो 20 दिन तो ये हो गए, प्लस के 10 दिन और, तो 10/10 आ जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा अर्लियर, क्योंकि यहां पर आरसीएम लग रहा है, सर्विस का मामला है, और सब रेसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है, तो टेबल के इस साइड आ जाएंगे ये, इसमें से अर्लियर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। आइए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर पेमेंट की 2 डेट होती है, एक तो पेमेंट की डेट है 12/10, एक है 15/10, तो एक डेट हो जाती है आपकी 12/10, एक हो जाती है 15/10, ठीक है। बुक्स वाली डेट तो है 12 और वो है 15, सही लिखा है मैंने। और इनवॉइस इशू कब किया है, सेल्फ इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट वैसे 10/10 थी, बट उसने पहले इशू कर दिया 5/10 को, तो तीसरी डेट आ जाती है बेटा 5/10, 5/10 आ जाती है। इनमें से अर्लियर लेना है जो कि आ रही है 5/10, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 5/10 को। लिखना आपको पता ही है कि आप लिखोगे एज पर सेक्शन, सेक्शन सेम है, वही है 13 का सबसेक्शन 3 होता था, तो ये जो है वो 13 का 3 होता था, वही है, सेम है सेक्शन, तो आप वही लिखोगे एज पर सेक्शन 13 का 3। अगर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है तो इनमें से अर्लियर हो जाएगा, तो ये हो गया एबीसी, इनमें से अर्लियर हो जाएगा, और वो आप फिर करके बता दोगे इन द गिवन केस ये डेट्स हैं, इसमें से अर्लियर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था बेटा, आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं ये अमेंडमेंट।
कहता है कि भाई सप्लाईज अगर होती है जहां पे आरसीएम लगता है उसमें, और 13 है तो ये सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, गुड्स वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो ये आ गया भाई, इसमें क्या होगा कि आपको अर्लियर करना होता है डेट ऑफ पेमेंट। दो डेट ऑफ पेमेंट होती हैं, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर होती है रेसिपिएंट की, और दूसरा डेबिट होता है बैंक अकाउंट में दूसरा। ठीक है, अगर अब बी और सी पॉइंट अलग अलग कर दिए इन्होंने, पहले एक ही पॉइंट होता था। वो कहता है कि अगर सप्लायर इनवॉइस बनाएगा उस केस में तो 60 डेज ऐड करने हैं, मतलब 61 डेज ऐड करने हैं, क्योंकि लिख रहेगा डेट फॉलोइंग 60 डेज। ठीक है, लेकिन अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाएगा तो उस केस में आपको ऐड नहीं करने, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट लेना है। तो यही अमेंडमेंट है बेटा। ये एक्ट की लैंग्वेज पढ़वा दी, साथ में मैंने डायग्राम भी बना रखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको इजी समझ आ जाए। तो यही अमेंडमेंट है। साथ में एक अमेंडमेंट और है, वो मैं आपको बता रहा था कि इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट बता दी गई है आरसीएम के केस में। देखो ये आरसीएम का पॉइंट है, 9394 आरसीएम वाले होते हैं। इस केस में प्रेस्क्राइब करा जाएगा कि इनवॉइस कब इशू किया जाएगा। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कौन इशू करता है? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है, रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, और कब करेगा उसकी डेट बताई जाएगी, प्रेस्क्राइब की जाएगी। प्रेस्क्राइब का मतलब रूल में बताएंगे, और रूल नया ऐड कर दिया 47A, जिसमें बता दिया कि भाई डेट क्या होगी। तो यहां बता रखा है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये डेट होगी। ये वाली बात भी मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में दे रखी है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, एक्ट से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक छोटी सी अमेंडमेंट और है, और वो ये एक्सप्लेनेशन ऐड की है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो बेटा डायग्राम में मैंने वो भी डाल दी है। वो क्या है? वो देखो, ये है कि अगर कोई सप्लायर ये है जो कि रजिस्टर्ड है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, दिस सप्लायर इज नॉट मेकिंग एनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। जैसे सेक्शन 51 में टीडीएस कौन कौन काटता है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह आता है, तो वो सारे ले, या मेटल स्क्रैप का डीलर आता है। तो अगर वो सारे जो लोग हैं वो वैसे तो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो उनको अपन रजिस्टर्ड मानेंगे या अनरजिस्टर्ड मानेंगे? तो उनको अपन अनरजिस्टर्ड मानेंगे। अगर इसको अनरजिस्टर्ड मानेंगे तो फिर इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट इशू करेगा। ठीक है बेटा, तो बस ये अमेंडमेंट थी कि इनको अनरजिस्टर्ड माना जाएगा इस सेक्शन के पर्पस के लिए, और इनवॉइस अगर इन पे आरसीएम लगता है तो इनवॉइस रेसिपिएंट इशू करेगा। मैंने क्या कहते हैं अपना इसका एक एग्जांपल बना रखा है। तो ये देखो क्या है, एनएम लिमिटेड रजिस्टर्ड है हरियाणा में, उसने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली है। किससे ली है? HSC से। तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक कंपनी ने जिसका नाम है एनएम लिमिटेड ने एक सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली है, और आप जानते हो इस पे आरसीएम लग जाता है। अगर रेसिपिएंट कंपनी हो तो आरसीएम लग जाता है, यहाँ आरसीएम लग जाएगा। तो आरसीएम है, और क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आरसीएम है। टैक्स तो देखो एनएम भरेगा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट क्या है कि भाई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा, वो रजिस्टर्ड है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वैसे तो रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन ये रजिस्टर्ड है फॉर टीडीएस ओनली। तो उस केस में इसको रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। और यहां इनवॉइस किसको बनाना पड़ेगा? एनएम को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस। ये वाली अमेंडमेंट है बस, कि अगर ये रजिस्टर्ड है फॉर टीडीएस ओनली तो उसको अनरजिस्टर्ड माना जाएगा, और एनएम क्योंकि अपना आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है तो उसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा तो सारी कॉम्प्लिकेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 30 डेज में बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं, एक और कॉम्प्लिकेशन थी जो अभी आपको कराई थी। तो बेटा यहां पर अब लिख रखा है हु विल इशू टैक्स इनवॉइस। ऑब्वियसली बात है जो एनएम है, एनएम लिमिटेड, वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा। टाइम लिमिट क्या है? वही 30 डेज है टाइम लिमिट। तो 30 डेज कहां से है? 30 डेज होता है जहां से फ्रॉम सर्विस जब रिसीव होते हैं वहां से। हु इज लायबल टू पे टैक्स? टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम लग रहा है तो भाई एनएम ही पे करेगा, एनएम पे करेगा। टीडीएस कितना कटेगा? भाई टीडीएस ना 2% होता है, तो 16,000 रुपए का 16,000 रुपए का जो है वो टीडीएस कट जाएगा। 16,000 रुपए का जो है वो टीडीएस कट जाएगा। अपना सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, दोनों हरियाणा के हैं तो सीजीएसटी एसजी लगेगा, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी ईच। ये जो है आपका टीडीएस कट जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है खत्म, और हमारी अमेंडमेंट्स हो गई हैं खत्म। तो अब आपसे जो है क्या कहते हैं
मिलेंगे रिजल्ट के बाद ही, जब आप सारे पास होके आओगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपको करनी है, और रिवीजन लेक्चर भी आपको जल्दी दे दिए जाएंगे। आप मेरे को मैसेज डाल देना, जैसे एग्जामिनेशन के लेक्चर के बारे में आया हुआ है वो मैं करूंगा। तो इसके अलावा और भी आपको जो रिवीजन लेक्चर चाहिए हो मैं ऐसे डाल देना मैसेज। जीएसटी के तो सारे रिवीजन लेक्चर हो गए हैं, इनकम टैक्स के भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप बता देना मेरे को कौन कौन से चैप्टर के चाहिए। कुछ तो पुराने चैप्टर के चल जाएंगे, क्योंकि कोई अमेंडमेंट नहीं है इनकम टैक्स में, बट जिनके आपको नए चाहिए हो वो मेरे को आप बता देना। तो आई विल सी यू इन द आई मीन आफ्टर रिजल्ट्स। ओके, आई होप सारे के सारे पास होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बिल्कुल ध्यान से करना, आराम से, टेंशन मित्र अनु है नहीं। दिलजीत का गाना सुन के जाना, मस्त एंजॉय करके जाना पेपर में। बाय बाय।